तो किसी सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो या तो वो रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में चले जाती है बाउंड्री के बाद टकराने से, और या कुछ एनर्जी वापस सेम मीडियम में आ जाती है। तो साउंड वेव्स में भी जैसे आपने पढ़ा है कि जब भी मीडियम की बाउंड्री आएगी तो फिनोमेना जो अकर होता है वो क्या होता है, एनर्जी के वापस सेम मीडियम में जाने का और दूसरे मीडियम में जाने का, जिसे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसे लाइट के सोर्स के रूप में लेते हैं जहां से लाइट ओरिजिनेट होती है। तो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट के तौर पर उसे लेते हैं कि ये यदि कोई ऑप्टिकल डिवाइस है और ये बंच ऑफ इंसिडेंट रेज है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन जैन और मैं डायरेक्टर हूँ वाइब्रेंट एकेडमी का। और आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए इस साल कैरियर विल के साथ हम जुड़ चुके हैं और 14 अप्रैल से ईयर लॉन्ग कोर्स 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं। तो आप लोग इसको बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और वाइब्रेंट के सारे एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर से पढ़ने का आपको मौका इसमें मिलेगा। मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए जेईई एडवांस के लिए मोर देन 30 इयर्स हो गए हैं और काफ़ी AIR टॉप 10 के और टॉप 100 के रैंकर्स को पढ़ाने का मुझे मौका मिला है और आप लोग भी मेरे अनुभव का फायदा कोर्स ज्वाइन करके उठा सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल भी आप मेरा ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं प्रॉब्लम्स जो है डालता हूं और फिजिक्स को लर्न करने के लिए जेईई एडवांस की प्रॉब्लम्स जो रेलेवेंट है उनके आपको टिप्स और ट्रिक्स जो है उसमें शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस के रूप में मिलते रहेंगे। तो आप मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12 का टॉपिक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, उसको कवर करने जा रहे हैं। तो 12th के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लेक्चर को पूरा देखें और आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है और प्लेन मिरर से फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होता है वो इसमें सीखने को मिलेगा। और जेईई एडवांस और जेईई मेंस में इस पे किस तरह के सवाल आए वो आपको इसमें ट्राई करने का मौका मिलेगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो हमारी स्टडी जो है आज की हम चालू करते हैं। ऑप्टिक्स क्या होती है इससे। तो ऑप्टिक्स जो है स्टडी ऑफ लाइट को कहते हैं। और लाइट क्या होती है, काफी लोग इसको जो है साइंस के टर्म्स में यदि हम बात करेंगे तो लाइट को किस तरह से लेना है, एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। अलग अलग नाम से जो है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उन्हें बुलाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पोर्शन के बारे में हम मेनली बात करने वाले हैं, विजिबल पोर्शन। तो विजिबल पोर्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, आपको पता होना चाहिए किस वेवलेंथ रेंज में होता है, 400 to 700 नैनोमीटर। तो ये नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर होता है। और जो स्मॉल वेवलेंथ होती है वो वायलेट एंड होता है और ब्लू एंड भी बोल सकते हैं। और जो लार्ज वेवलेंथ होती है उसे रेड एंड बोल सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया बेसिक का होना चाहिए कि जो विजुअल पोर्शन का एंड वेवलेंथ होती है उसमें लार्जेस्ट वेवलेंथ रेड साइड में होती है और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ और लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वायलेट साइड में होती है। वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हायर फ्रीक्वेंसी जो है वो इधर आएगी, इसके बियॉन्ड की फ्रीक्वेंसी रेंज को हम अल्ट्रा वायलेट और फिर एक्सरेज गामा रेज बोलते हैं, और रेड के बियॉन्ड की फ्रीक्वेंसीज को इंफ्रारेड
माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स कहते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, जो कि ऑप्टिक्स का एक पार्ट है, में हम जो फिनोमेना है ऑप्टिक्स या लाइट से रिलेटेड, इसमें उन फिनोमेना की स्टडी करते हैं जिनमें हम लाइट को क्या मानते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ। और ये जो अप्रोक्सीमेशन है, लाइट एक्चुअली इज अ वेव, बट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल वेवलेंथ हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ मानते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स का एक पार्ट है, जैसे ऑप्टिक्स का एक दूसरा पार्ट हम लेटर ऑन स्टडी करते हैं इसके बाद, विच वी कॉल एज वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को हम डिवाइड करते हैं एज अ कन्वीनियंस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या करते हैं हम, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, लाइट वी ट्रीट एज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। और वेव ऑप्टिक्स में क्या करेंगे, वी ट्रीट लाइट एज वेव। तो कुछ फिनोमेना जैसे साउंड के आपने पढ़े, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, वैसे ही लाइट का भी इंटरफेरेंस जो है, में हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ नहीं मान सकते, तो हम वेव ऑप्टिक्स में लाइट की इंटरफेरेंस की स्टडी करेंगे। बट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या करने वाले हैं, वी स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मिरर्स और लेंसेज से जो फिनोमेना रिलेटेड होते हैं उनकी स्टडी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में करते हैं। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू मिरर्स एंड लेंसेज। तो ये जो है हमारा स्कोप रहता है स्टडी का। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का क्या मतलब है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मींस वी ट्रीट लाइट एज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। लाइट इज ट्रीटेड as traveling in straight line. So this approximation we consider in geometrical optics। और ये approximation जो होता है, ये किसके लिए sufficient होता है? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की स्टडी के लिए sufficient होता है। तो ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की बात करी मैंने, इसमें एक एप्लीकेशन की बात करते हैं, विच इज फॉर्मेशन ऑफ शैडो। तो लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन जो है, उसका सबसे सिंपल जो एप्लीकेशन है वो शैडो का फॉर्मेशन होता है। कि जैसे आपने देखा होगा कि एक पोल हम कंसिडर करें और सन से आती हुई लाइट से शैडो का फॉर्मेशन सोचते हैं, तो शैडो का फॉर्मेशन को कैसे समझना है कि लाइट का पाथ जो है, जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ब्लॉक हो जाता है, तो उसके पीछे सरफेस पे जहां लाइट नहीं पहुंच पाती, वहां पे रीजन क्या हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। तो दिस डार्कर्ड रीजन is called shadow। तो कोई भी लाइट का सोर्स जो है का जब पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसकी वजह से जो है एक डार्कर रीजन जो है उसके बिहाइंड सरफेस पे फॉर्म होता है। तो जैसे मैं बात करूं कि एक वॉल है और आपने लाइट के सोर्स के बीच में एक डिस्क रख दी, तो क्या होगा, उस पॉइंट सोर्स से गिरने वाली लाइट क्या करेगी, एक डार्कन रीजन वॉल पे फॉर्म कर देगी। तो ये जो डिस्क है, इसकी ये क्या हो जाएगी, शैडो हो जाएगी। और यदि ये पॉइंट सोर्स है तो लाइट का, तो शैडो का फॉर्मेशन जो है किस चीज का एक सिंपल एग्जांपल है, लाइट के स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने का। कि ये बाकी पोर्शन जो है वॉल का वो इल्यूमिनेट हो रहा है, इल्यूमिनेटेड रीजन, और जो शैडो है वो कौन सा रीजन है,
जो डिस्क के पीछे का रीजन है जहां लाइट नहीं पहुंच पा रही है। तो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसके ऊपर सवाल जो है जे एडवांस में आया था और थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा के बड़ा इजी हम इस सवाल को जो शैडो से रिलेटेड है वो कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दैट आउट। तो जे एडवांस 2023 का सवाल है ये, और एक लैंप पोस्ट से जिसकी हाइट 4 मीटर दी हुई है, एक पर्सन 1.6 मीटर हाइट का अवे जा रहा है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड। ये पर्सन की शैडो की ये टिप है, उसकी स्पीड आपको किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है? विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन, क्योंकि पर्सन भी मूव कर रहा है। ग्राउंड के रिलेटिव नहीं निकालनी है, पर्सन के रिलेटिव निकालनी है, विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन। तो इस पॉइंट की स्पीड इस मूविंग पर्सन के रिलेटिव निकालनी है। तो हमें जो है ये डेटा दिया हुआ है 4 मीटर, 1.6 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम क्या मान सकते हैं कि यदि इसकी दूरी यदि ये y है तो y का रेट ऑफ चेंज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। dy बाय dt विल बी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यदि मैं इसको x मानूं, शैडो की लेंथ को, तो x का रेट ऑफ चेंज इटसेल्फ इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड दे देगा। तो हमें जो निकालना है वो क्या हो जाएगा? dx बाय dt हो जाएगा। टिप की स्पीड जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो ये फिक्स रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है y प्लस एक्स, उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो टिप की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो जाएगी। तो हमें जो है रेशियो ऑफ साइड्स ट्रायंगल के, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से करना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं? 4/y प्लस एक्स इक्वल टू 1.6/x। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ही हम साइड्स के रेशियो को इक्वल कर सकते हैं, और 4/1.6 हो जाएगा 1 प्लस y/x, और y/x इससे क्या आ जाएगा? 1.5। तो x की वैल्यू हो गई 2/3 इंटू y। 3/2 को मैंने x में लिख दिया। तो जब x हमारा आ गया 2y/3, तो इससे हम dx बाई dt लिख सकते हैं। ये जो है dx बाई dt होने की वजह से इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये एडवांस का एक क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था। शैडो के कॉन्सेप्ट से आपको सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के और इसका रेट ऑफ चेंज निकालना था, शैडो की लेंथ का रेट ऑफ चेंज। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हो। रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी समझने के बाद हम बात करते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो किसी सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो या तो वो रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में चले जाती है बाउंड्री के बाद टकराने से, और या कुछ एनर्जी वापस सेम मीडियम में आ जाती है। तो साउंड वेव्स में भी जैसे आपने पढ़ा है कि जब भी मीडियम की बाउंड्री आएगी तो फिनोमेना जो अकर होता है वो क्या होता है? एनर्जी के वापस सेम मीडियम में जाने का और दूसरे मीडियम में जाने का, जिसे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइट में भी जो है बीइंग अ वेव, मीडियम की बाउंड्री आने पे सिमिलर फिनोमेना अकर होता है, और लाइट का रिफ्लेक्शन जो है उसका लॉ हम देखते हैं क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि लाइट जब किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो रे का जो एंगल होता है नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे का, दैट वी फाइंड एज इक्वल टू द एंगल विच रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल। नॉर्मल मींस सरफेस का इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर।
तो ये n जो है ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो दोनों का एंगल नॉर्मल के साथ इक्वल होता है। दिस वी हैव फाउंड बाय ऑब्जर्वेशंस। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो है कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे प्लेन बनाती है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे जाती है। तो ये जो दोनों लॉ हैं कंबाइंड क्या कहलाता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपको 3D फील आ रही होगी कि ये जो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है, एक तो वो रिफ्लेक्टेड रे का सेम है, और प्लेन भी जो होता है रिफ्लेक्टेड रे का और इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ सेम होता है। तो इससे एक यूनिक डायरेक्शन आ जाती है। अदरवाइज क्या होगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे जाएगी उससे रिफ्लेक्ट होने पे कई पॉसिबल डायरेक्शंस बन जाती है। बट रिफ्लेक्शन का लॉ का जो ये पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेम होता है प्लेन। इसका जो वेक्टर फॉर्म है, यदि हम इंसिडेंट रे की टर्म्स में रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये जो एक्सप्रेशन है हम डिराइव कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो कि आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इंसिडेंट रे, एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल, एंड आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे। तो हम एक इसमें मदद लेते हैं सरफेस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर की, जिसे बोल देते हैं अपन टी कैप। तो इसको डिराइव कैसे किया जा सकता है वो आप देखो कि हम जो है सपोज पहले यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स लें इस एंगल को नॉर्मल के साथ थीटा बनाते हुए, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये डायरेक्शन टी कैप हो जाएगी और ये डायरेक्शन एन कैप है। तो इसका यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो है कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ हम रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के साथ कर सकते हैं। इस आर कैप को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे जब, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इन दोनों को हम यदि देखें तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया अपन ने, आर कैप माइनस आई कैप, ये मिलेगा। अब यदि हम देखें कि आई कैप और एन कैप को ड्रॉ करके उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, तो जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा कैसे लिख सकते हैं, आई कैप डॉट एन कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस थीटा का रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप डॉट एन कैप। तो ये हम यहां पे लिख सकते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप एन कैप। तो ये बड़ा सिंपल सा इसका प्रूफ है जो आप देख सकते हो, और जरूरत पड़े तो हम इसको यूज कर सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को निकालने में। ये स्पेशली तब ज्यादा यूजफुल हो जाएगा जब हमें 3D में काम करना हो, या फिर हमें नॉर्मल का अलॉन्ग जो डायरेक्शन है वो हमें वेक्टर फॉर्म में दी हुई हो। तो दो केसेस में रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालने में इस एक्सप्रेशन को हम यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, इंसिडेंट रे जब प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है तो उसका पाथ जो है कितना एंगल से टर्न हो जाता है उसे हम कहते हैं डिविएशन। डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं इस डिविएशन को, एंड कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल बाय विच इंसिडेंट रे टर्न्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दौरान इंसिडेंट रे जितना एंगल से टर्न करती है, जैसे ये इंसिडेंट रे का पाथ था अनडिविएटेड पाथ, रिफ्लेक्शन के बाद वो इस डायरेक्शन में चले गई, तो जो इंसिडेंट रे का अनडिविएटेड पाथ था उससे रिफ्लेक्टेड रे के पाथ में एंगल देखें तो इट हैज टर्न थ्रू दिस अमाउंट, सो दिस इज कॉल्ड डिविएशन। यदि सक्सेसिवली मोर देन वन रिफ्लेक्शन होते हैं, जैसे कि एक से ज्यादा प्लेन मिरर हो, तो ओवरऑल डिविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, ऐड कर देते हैं, बट ऐड करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि वो डिविएशन का जो सेंस है वो सेम है या अपोजिट है। यदि दोनों डिविएशन सेम सेंस में हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो उनके सेंस को देखते हुए आप उनको ऐड करोगे। यदि सेंस अपोजिट हुए तो उनको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डेल्टा नेट हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 से, बट माइनस कब करते हैं, जब सेंस अपोजिट होता है, when delta 1 and delta 2 are in opposite sense। ठीक है, इसका जो है एक एग्जांपल कर सकते हैं अपन। दो मिरर्स दे रखे हैं इसमें और उनके बीच का एंगल 75 डिग्री है और टोटल डिविएशन ऑफ द रे निकालना है। जब M1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये M2 से रिफ्लेक्ट होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 it gets reflected back by the mirror M2 और ये हमें दिया हुआ है कि विद एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री। तो इंसिडेंट रे का एंगल नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जब इस पे जाती है तो इस पे रिफ्लेक्शन का एंगल 30 डिग्री है। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है और उससे हमें क्या निकालना है, ओवरऑल डिविएशन निकालना है। तो ये डिविएशन डेल्टा 1 हो गया और ये डिविएशन डेल्टा 2 हो गया। तो डेल्टा ओवरऑल क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि दोनों सेम सेंस में हो रहे हैं। तो इस सवाल में ये जो ओवरऑल डिविएशन हम देख रहे हैं उसको निकालने के लिए हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये हमें 75 डिग्री दिया हुआ है और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो उससे I इक्वल टू आर से ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रायंगल का ये जो थर्ड एंगल है उसे हम निकाल पाएंगे, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 45 डिग्री हो गया और इससे हम क्या लिख पाएंगे, डेल्टा 1 लिख पाएंगे और इसकी मदद से हम डेल्टा 2 लिख पाएंगे। डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2i से। 180 माइनस 2i कैसे हो सकता है, ये देखो ये पूरा 180 डिग्री है, ये i है, ये भी 45 है, तो 180 माइनस 2i डेल्टा 1 हो जाएगा 90 डिग्री और डेल्टा 2 कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो डेल्टा ओवरऑल कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इट विल बी 210 डिग्री। तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिविएशन 210 डिग्री। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे हुआ, दिस आर इक्वल टू आई, तो ये अनडिविएटेड पाथ था, इस रास्ते चले गई, इतने एंगल से डिविएट हुई, तो इन दोनों को 180 में से सबट्रैक्ट कर दिया, तो डिविएशन एंगल कितना आ गया 180 माइनस 2i। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम कि लाइट रे जब इंसिडेंट होती है मिरर पे, तो इंसिडेंट रे का पाथ यदि बदले, जैसा मैं कहूं कि ये इंसिडेंट रे है, इसका पाथ बदल जाए, ये थ्रू सर्टेन एंगल टर्न हो जाए, तो
इंसिडेंट रे के टर्न होने पर थ्रू सर्टेन एंगल हम ये समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन भी जो है चेंज हो जाएगा एंड द रिफ्लेक्टेड रे वुड आल्सो टर्न थ्रू सेम एंगल, बट ये जैसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुई है तो ये क्लॉकवाइज टर्न होगी। और इसकी वजह क्या है अपोजिट टर्न होने की, कि भाई रिफ्लेक्शन का लॉ के लिए क्या होना चाहिए, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का एंगल इक्वल बने रहना चाहिए। तो इफ द इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट की जगह इंसिडेंट रे बोल देते हैं, इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन द रिफ्लेक्टेड रे will also rotate by same angle theta but in opposite direction। तो ये आप रे के इंसिडेंट रे के रोटेशन का इफेक्ट ध्यान रखो। और इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं कि यदि मिरर का रोटेशन हो, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन फिक्स रहे और मिरर का रोटेशन हो, तो हम जो है मिरर के रोटेशन का इफेक्ट जानने की कोशिश करते हैं कि यदि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन फिक्स रहे और हम मिरर को रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे पे असर किस तरह पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिरर का रोटेशन का एंगल यदि थीटा है तो मिरर के रोटेशन से क्या होगा, नॉर्मल भी थ्रू सेम एंगल रोटेट हो जाएगा थीटा से। और इंसिडेंट रे यदि फाई एंगल पे आ रही थी पुराने नॉर्मल से और फाई एंगल पे जा रही थी पुराने नॉर्मल से, रिफ्लेक्शन के लॉ को ओबे करते हुए, तो ये जो नॉर्मल के डायरेक्शन में टर्न आया है उससे क्या होगा, इंसिडेंट रे का एंगल न्यू नॉर्मल से थीटा प्लस फाई हो जाएगा और इसी थीटा प्लस फाई एंगल पे रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो इस न्यू नॉर्मल के साथ जब ये एंगल थीटा प्लस फाई होगा रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमें देखना है कि इस न्यू डायरेक्शन का पिछली डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है। तो ये जो ब्लू का एंगल येलो के साथ पुराने नॉर्मल के साथ फाई था, तो रेड का भी पुराने नॉर्मल से कितना एंगल है, 2 थीटा प्लस फाई। तो ये एंगल जो है कितना है, 2 थीटा प्लस फाई, ये आप देख सकते हैं। तो दोबारा मैं आपको बता दूं कि मिरर जो है ओरिजिनल इस डायरेक्शन में था, मिरर थीटा से टर्न हुआ, उससे नॉर्मल टर्न हुआ थीटा से, और इंसिडेंट रे का एंगल क्या हो गया, न्यू नॉर्मल से बढ़ गया, बढ़ के वो फाई से फाई प्लस थीटा हो गया। और इस न्यू नॉर्मल से फाई प्लस थीटा पे जब रे जाएगी तो वो पहले जिधर जा रही थी उतने कितने एंगल से टर्न हो गई, वो हमें पता लगाना है, हमें ये पता लगाना है ये कितना है। पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कितने एंगल से टर्न हो गई मिरर के रोटेशन के इफेक्ट से। तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई ये ब्लू वाला जो है येलो के साथ क्या एंगल बना रहा था, फाई, रेड वाला उस येलो के साथ क्या एंगल बना रहा है, 2 थीटा प्लस फाई। तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो ये जो मिरर के रोटेशन का इफेक्ट होता है कि हम जो है मिरर के रोटेट करने पे ये मान सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो है इन सेम डायरेक्शन ट्वाइस एंगल से रोटेट हो जाएगी। इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट फिक्स्ड की जगह हम इंसिडेंट रे बोल देते हैं। इफ इंसिडेंट रे इज केप्ट फिक्स्ड and mirror is rotated by an angle theta, that the reflected ray produced by this mirror will rotate by twice the angle of rotation of mirror in same direction the mirror is rotated। So ये जो है यूजफुल रिजल्ट है, इस पे बेस्ड एक सवाल हम कर सकते हैं, ये वो सवाल है जो मिरर के रोटेशन पे बेस्ड है। इस सवाल में हमें ये मिरर दे रखा है, 60 डिग्री पर इंसिडेंट रे दे रखी है और मिरर का रोटेशन दिया हुआ है 1 डिग्री पर सेकेंड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्टेड रे से जो स्पॉट स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है मिरर के रोटेशन से क्या होगा, वो मूव करेगा और उसकी स्पीड निकालनी है।
मिरर की एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है और मिरर की एंगुलर वेलोसिटी से रिफ्लेक्टेड रे भी जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी हम क्या कह सकते हैं, ट्वाइस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मिरर जितना एंगल से टर्न करता है रिफ्लेक्टेड रे उसके ट्वाइस एंगल से टर्न कर जाती है। तो मिरर की एंगुलर वेलोसिटी से ट्वाइस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। और हमें t इक्वल टू 15 सेकंड पे पूछा है, तो t इक्वल टू 0 पे जो है कितना एंगल था रिफ्लेक्टेड रे का, 30 डिग्री था। तो t इक्वल टू 15 पे वो एंगल जो है मिरर के रोटेशन की डायरेक्शन में टर्न होकर ट्वाइस एंगल से 30 डिग्री से और टर्न हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें जो है ये डायग्राम इस तरह से सोच सकते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री है जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, और इसको थीटा मान के इस मोमेंट पे स्पॉट की स्पीड y के रेट ऑफ चेंज के रूप में हमें निकालनी है। तो ये डिस्टेंस जो है 3 मीटर दे रखी है, y 3 tan थीटा हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करें तो डी थीटा बाई डी टी जो है वो क्या ले लेंगे, मिरर के रोटेशन का ट्वाइस, 2 डिग्री पर सेकेंड। इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बाय 90 हो जाएगा। डी थीटा बाय डी टी। तो यहां पे उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, 3 अपॉन cos स्क्वायर थीटा cos 60 1/2 इंटू पाई बाय 90। तो 12 पाई बाय 90 जो है क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 15 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर होना चाहिए, आंसर बी 2 पाई बाय 15। तो इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है। मिरर का रोटेशन का इफेक्ट रिफ्लेक्टेड रे पे क्या पड़ता है, रिफ्लेक्टेड रे ट्वाइस एंगल से टर्न हो जाती है। यहाँ पे मिरर 1 डिग्री पर सेकंड से टर्न हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या हो जाएगा, टर्न होने का रेट 2 डिग्री पर सेकंड हो जाएगा। रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करा अपन ने उसको, 2 डिग्री पर सेकंड से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, तो पाई बाय 90 रेडियन पर सेकंड क्या हो गया, इस रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा हो गया। और डी थीटा बाई डी टी उसे ट्रीट कर लिया, और ये इक्वेशन हमने लिख दी, y इक्वल टू 3 tan थीटा, उसका डेरिवेटिव स्पॉट की स्पीड हो जाएगी, और tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डाल देंगे तो 2 पाई बाय 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि हम इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर जो है को ध्यान में रखकर इस सवाल को कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल जो है प्लेन मिरर पे IIT के जेईई एडवांस में आया था 2022 में। इस सवाल में 3 प्लेन मिरर्स दे रखे थे, और इस होल से जब रे एंटर करती है तो वो इसी होल से केवल बाहर आ सकती है, ये दिया हुआ था। हमें ये बताना था इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट था कि 30 डिग्री पे यदि इंसिडेंट होगी तो रे ऑफ लाइट, इसको स्मॉल एल मानकर, कैपिटल एल ये पूरी लेंथ है, तो स्मॉल एल की सारी वैल्यूज के लिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर इंसिडेंट होगी तो इस होल से बाहर आ पाएगी। ये पहला ऑप्शन था। तो इसको चेक करने का तरीका जो है 1 बाय 1 अपन लेते हैं और डायग्राम बनाते हैं। पहला फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहां पे होल है और ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यदि ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट होगी तो ये एंगल भी अपोजिट होने के कारण 30 डिग्री हो जाएगा, और ये यदि 60 डिग्री है तो ये एंगल अपन कह सकते हैं 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो नॉर्मल के और रे अलॉन्ग रे इंसिडेंट होती है तो वो क्या होती है, अपना पाथ रिट्रेस करती है।
तो ये 30 डिग्री पे आने वाली रे पाथ रिट्रेस करके वापस होल से बाहर आ जाएगी और ये होल्ड करेगा स्मॉल एल की सारी वैल्यूज के लिए, होल यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, सारी वैल्यूज के लिए चीज होल्ड करेगी। रे विल कम आउट फॉर ऑल केसेस ऑफ स्मॉल एल। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए जो है हम कह सकते हैं करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भी ऑप्शन देयर इज एन एंगल फॉर एल इक्वल टू एल बाई टू। एल इक्वल टू एल बाई टू का मतलब होल यदि यहां पर हो, एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए फिर डायग्राम बनाते हैं अपन और मिडिल में होल सोचते हैं। तो जब होल मिडिल में होगा तो हम होल से वापस आने वाली रे के लिए एक सिमेट्री इमेजिन कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि यहां पर यदि एंगल इक्वल हो जाए तो क्या होगा, इन दोनों के इक्वल हो जाने के सिचुएशन में ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यदि ये रे पैरेलल हुई तो। और उस केस में हमें वो सिचुएशन बनानी है कि यहां पे इंसिडेंस का एंगल उस केस में क्या हुआ। तो ये भी जो है सारे ट्रायंगल यदि इक्वल हो गए 60 डिग्री हो गया तो इंसिडेंस का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये वो सिमेट्री वाला केस हो जाएगा। 60 डिग्री पे यदि थीटा पे इंसिडेंट हो तो ये 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, ये भी L/2 पॉइंट हो जाएगा, ये भी L/2 पॉइंट हो जाएगा और हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि ये तीनों मिडिल पॉइंट्स पे रे टकराती हुई वापस यहाँ से बाहर आ जाएगी। किस केस में, यदि L इक्वल टू L/2 हुआ और थीटा 60 डिग्री हुआ। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि क्या होगा, 2 रिफ्लेक्शन के बाद एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ और एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, रे बाहर आ जाएगी। तो ये बी ऑप्शन है, देयर इज एन एंगल फॉर L इक्वल टू L/2। व्हाट इज दैट एंगल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, फॉर विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। तो ये बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे, एक तो कह रहा है कि L इक्वल टू L/3 पे रे बाहर ही नहीं आएगी और दूसरा कह रहा है कि आफ्टर 6 रिफ्लेक्शंस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे बाहर आ जाएगी। तो इस डी ऑप्शन को जो है हम देखते हैं ध्यान से। जिसमें कि हमें इंसिडेंस का एंगल क्या लेना है, 60 डिग्री लेना है। अब 60 डिग्री लेना है तो यहां पे जो है ये जब होल से निकलेगी तो ये एंगल 60 डिग्री है और ये भी एंगल 60 डिग्री है, तो ये इस मिरर के पैरेलल जाएगी। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, मिरर के पैरेलल हो जाएगी। अब यहां पर जो है क्या हो जाएगा, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये भी 60 डिग्री, तो 30 डिग्री पे ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल पे 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसके पैरेलल हो जाएगी रे। तो हर रिफ्लेक्शन के बाद रे क्या हो रही है, मिरर के पैरेलल हो रही है। तो यहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस मिरर के पैरेलल हो गई, यहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो इस मिरर के पैरेलल हो जाएगी। ये आपको बार बार देखने को मिलेगा। यहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस मिरर के पैरेलल हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो यहां से बाहर आ जाएगी। तो ये जो चीज है कि भाई रे बाहर आ रही है, ये कितने रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है, ये पहला रिफ्लेक्शन है, ये दूसरा रिफ्लेक्शन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। 5 रिफ्लेक्शन के बाद वो होल से बाहर आ रही है। और हमारा जो ऑप्शन था वो क्या दे रखा था, 6 रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसी के साथ ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रे बाहर तो आ रही है। तो एल की कोई भी वैल्यू हो आफ्टर 5 रिफ्लेक्शंस वो बाहर आ जाएगी, फॉर एक्सेप्ट L इक्वल टू L/2। ठीक है, तो ये सवाल हुआ जेईई एडवांस का। आप देख सकते हो कितना एलिगेंट सवाल है।
और हम डायग्राम को ध्यान से बनाएं तो ये सवाल इजीली हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर के द्वारा इमेज के फॉर्मेशन की, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, ये कुछ बातें जो है समझनी पड़ेगी। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसे लाइट के सोर्स के रूप में लेते हैं जहां से लाइट ओरिजिनेट होती है। तो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट के तौर पे उसे लेते हैं कि ये यदि कोई ऑप्टिकल डिवाइस है और ये बंच ऑफ इंसिडेंट रेज है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो रेज यदि डाइवर्जिंग होती है तो ऑब्जेक्ट रियल कहलाता है, और रेज यदि कन्वर्जिंग होती है इंसिडेंट तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल कहलाता है। तो रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है कि डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। व्हेन इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, their intersection point is called real object, and when incident rays are converging, their intersection point is called virtual object. तो ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। An object is considered as the intersection point of all incident rays. ठीक है, यदि रेज पैरेलल होंगी जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ऑब्जेक्ट के रियल या वर्चुअल होने की बात हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं इमेज की। तो ऑब्जेक्ट को किससे एसोसिएट करते हैं अपन, इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ, ये ध्यान रखना है आप। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मिरर हो, लेंस हो, जब भी उससे ऊपर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है तो बाहर आने वाली रेज, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड जो रेज है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या कहते हैं अपन, इमेज का बनना मानते हैं। वेयर डज इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म्स वेयर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इंटरसेक्ट। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। और यदि ये रेज जो होती है कन्वर्जिंग होती है तो इमेज रियल कहलाती है, और ये रेज यदि डाइवर्जिंग होती है तो इमेज वर्चुअल कहलाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के केस में डाइवर्जिंग रेज रियल ऑब्जेक्ट बनाती है, और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज के केस में कन्वर्जिंग रेज रियल इमेज बनाती है। इसका उल्टा जो है वर्चुअल होता है। इंसिडेंट रेज के केस में कन्वर्जिंग रेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट होती है, और रिफ्लेक्टेड रेज के केस में डाइवर्जिंग रेज वर्चुअल इमेज होती है। अब बात आती है कि एक से ज्यादा यदि इवेंट होते हैं, जैसे एक पहले लेंस आया फिर मिरर आ गया, तो लेंस से निकलने के बाद वो मिरर पे गिर रही है रेज, तो मल्टीपल इवेंट्स कहलाते हैं। फिर वो मल्टीपल इवेंट्स के केस में क्या होता है कि एक इवेंट सपोज लेंस का हुआ, तो लेंस पे जो इंसिडेंट रेज है उसके बाद वो जब लेंस से इमर्ज करेंगी तो रिफ्लेक्टेड रेज कहलाएंगी। तो इन रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इस लेंस के लिए तो क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। मगर आगे यदि वो मिरर पे गिर रही है तो उस मिरर के लिए ये रेज क्या हो जाएंगी, इंसिडेंट रे हो जाएंगी, तो वही पॉइंट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये समझने वाली बात है कि these diverging rays for first event is virtual image, but for this second event it is real object. ऐसा फर्स्ट इवेंट की है वर्चुअल इमेज क्यों है, क्योंकि डाइवर्ज हो रही है, और सेकंड इवेंट के लिए बीइंग इंसिडेंट रेज क्या बन जाएंगे, वो रियल ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ऐसे ही जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कन्वर्जिंग रेज है फर्स्ट इवेंट के बाद जो इमर्ज हो रही है वो एक रियल इमेज बन रही है, बट सेकंड इवेंट यदि मिरर का है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रही है तो क्या बन जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगी। दिस इज रियल इमेज फॉर दिस डिवाइस एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस डिवाइस। तो मल्टीपल इवेंट्स के केस में आपको क्या मानना चाहिए, एक ही इमेज अगले इवेंट का ऑब्जेक्ट मानना चाहिए। इस तरह से हम जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा लेंस या मिरर्स होते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। अब बात आती है कि प्लेन मिरर से जो है इमेज का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है।
रिफ्लेक्शन का लॉ लगा के हम ये पता लगाएंगे कि जो भी इंसिडेंट रेज होती है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट प्लेन मिरर से जितना दूर एक साइड में होता है, ये रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिरर से दूसरी साइड में सेम डिस्टेंस पे होता है। तो ये जो है मैं आपको इस तरह समझाऊं कि ये एक मिरर है और इस ऑब्जेक्ट से एक रे ये आई, एक रे ये आई, तो थीटा एंगल पे आने वाली रे थीटा एंगल पे जाएगी रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग, और इस रे को पीछे करूंगा मैं और इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे करूंगा, तो इन रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज हमें मिल जाएगी। अब डिस्टेंस यदि हमें मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज की सोचनी हो तो क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंस आ जाने से ये एम पॉइंट बोले तो एमओ इक्वल टू एम आई हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी बराबर होती है। इन केस ऑफ प्लेन मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो ये चीज बड़ी सिंपल सी है। प्लेन मिरर के केस में आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां इंटरसेक्ट करती है, उतनी दूरी पे मिरर से जितनी दूरी पे इंसिडेंट रेज मीट कर रही थी बट ऑन ऑपोजिट साइड। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं एक्स आई एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ओ एम। तो मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज और ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। विद रेस्पेक्ट टू मिरर, x coordinates of image and object are equal and opposite। तो ये प्रॉपर्टी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है मिरर के कॉन्टेक्स्ट में कि जितनी दूरी पे नॉर्मल के अलोंग ऑब्जेक्ट दूरी होता है उतनी दूरी पे नॉर्मल के अलोंग इमेज बनती है। तो यदि इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है और ऑब्जेक्ट रियल है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद भी डाइवर्ज करेगी और इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। इसका उल्टा होगा, यदि इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो वो रेज कन्वर्जिंग रिफ्लेक्ट होने के बाद भी रहेंगी और रिफ्लेक्टेड रेज के कन्वर्जिंग हो जाने के कारण इमेज रियल बनेगी मिरर के सामने। तो हम कह सकते हैं कि इमेज की नेचर क्या होती है, ऑब्जेक्ट की नेचर के ऑपोजिट होती है। तो ऑब्जेक्ट रियल होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो रियल इमेज बनेगी। तो ये एक और प्रॉपर्टी आप मिरर की द्वारा फाउंड इमेज के रूप में याद रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें है, इमेज के फॉर्मेशन में फील्ड ऑफ व्यू को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हम व्यू कैसे करते हैं। तो व्यू करने के लिए थोड़ा सा आंख के बारे में जानना पड़ेगा कि आंख के अंदर एक लेंस होता है और उस लेंस में एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, और पीछे रेटिना पे वो इमेज फॉर्म कर लेता है बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ फॉर वैरायटी ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डाइवर्ज होती हुई रेज जो है रेटिना पे नॉर्मल आई में एंटर होने के बाद मीट करती है तो हमें दिखता है। तो देखने की कंडीशन जो ये है कि ऑब्जेक्ट हमारे सामने होगा और रेज उससे डाइवर्ज होती है हमारी आंख में एंटर करनी चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होंगी तो हमारा दिमाग जो है इन रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाइट के सोर्स का होना का सेंसेशन हमारे दिमाग के द्वारा क्रिएट होगा। तो ये जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो है ब्रेन जो है सिग्नल्स को प्रोसेस करके इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाइट के सोर्स होने का हमें आभास कराता है, वो हमारा देखने की पूरी प्रक्रिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये समझना है कि जब प्लेन मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होती हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है जिधर जा रही होती है इमेज को देखने के लिए हमें उस रीजन में होना पड़ता है। तो इमेज यदि मैं इस वाले केस में बोलूं कि मिरर के सामने जो ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, जैसे ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो मेरे द्वारा इस इमेज को देखना संभव नहीं होगा क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज ऊपर जा रही हैं
और मैं यदि इस मिरर में देख रहा हूं तो मैं उस रिफ्लेक्ट होके जाने वाली रेज वाले रीजन में नहीं हूं। तो ये ऑब्जर्वर जो मिरर के सामने है वो इस ऑब्जेक्ट की जो मिरर में इमेज बन रही है उसको नहीं देख पाएगा। उसके नहीं देख पाने की वजह क्या होगी, इस इमेज का जो फील्ड ऑफ व्यू है, रिफ्लेक्ट होकर रेज जिस रीजन में जा रही हैं उस रीजन में ऑब्जर्वर जो होगा वही इमेज आई को देख पाएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू इज द रीजन ऑफ स्पेस इन सराउंडिंग ऑफ अ मिरर इन विच any image located at a position can be seen by an observer. So where reflected rays are physically present. Field of view of image is region in front of mirror where diverging rays आर प्रेजेंट। तो ये आप ध्यान रख सकते हो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, और ये ऑब्जर्वर जो है इस इमेज को क्यों नहीं देख पाएगा, ये भी आपको इसी फील्ड ऑफ व्यू के कॉन्सेप्ट से पता चलेगा कि ये ऑब्जर्वर इमेज को इसलिए नहीं देख पाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज जो है मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ मौजूद है। यदि इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख देता, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज बनी, तो रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली रेज मिरर के सामने वाले ऑब्जर्वर को इमेज देखने में मदद करती। तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस इमेज को देख पाना क्यों संभव है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होने वाली रेज को रिसीव कर रहा होगा और वो रिफ्लेक्टेड रेज जो है कहाँ इंटरसेक्ट कर रही होगी, इमेज की पोजीशन पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो यदि मैं मिरर को ऊपर कर देता हूं तो इमेज की पोजीशन में बदलाव नहीं आता है। यदि इसी मिरर को ऊपर कर दूंगा तो पोजीशन ऑफ इमेज विल नॉट चेंज, बट व्हाट विल चेंज इज, जैसे डायग्राम बनाऊं मैं, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहां बनी, और यदि मैं मिरर को यहां रख दूं, यहां से उठा के, तो भी जो है आप परपेंडिकुलर डाल के सेम डिस्टेंस पीछे इमेज बोलोगे, तो मिरर को यहां से यहां शिफ्ट करने का असर इस इमेज की लोकेशन पे नहीं पड़ेगा, बल्कि किस चीज पे पड़ेगा, मिरर जब यहां था तो उसका फील्ड ऑफ व्यू कुछ और था, मिरर को जो ऊपर कर दूंगा तो उसका फील्ड ऑफ व्यू बदल जाएगा। तो दिस विल बी द फील्ड ऑफ व्यू फॉर दिस इमेज व्हेन मिरर इज हियर। और यदि मैं मिरर को नीचे कर दूंगा तो रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली रेज जो इस मिरर पे गिरेगी वो इधर गिरेगी। तो फील्ड ऑफ व्यू जो है मिरर की पोजीशन पे डिपेंड करता है, इमेज की लोकेशन, मिरर को अपने प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर दो, इमेज की लोकेशन सेम रहेगी। हाँ, यदि मैं मिरर को नॉर्मल के अलॉन्ग शिफ्ट करूंगा, यदि मैं मिरर को पास ले जाऊं, दूर ले जाऊं, तो इमेज की पोजीशन बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट की दूरी पे इमेज की पोजीशन डिपेंड करती है। तो मिरर को यदि मैं नॉर्मल के अलॉन्ग मूव करूंगा तो ऑब्जेक्ट से दूरी उसकी बदलेगी और इमेज की पोजीशन पे उसका असर पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि y जो है और z कोऑर्डिनेट जो होते हैं, यदि मिरर के प्लेन में ले अपन y और z एक्सिस, तो वो ऑब्जेक्ट और इमेज के सेम होते हैं। इसमें माइनस साइन आता है, इसमें नहीं आता है। तो यदि मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर करूंगा, इमेज भी ऊपर हो जाएगी, ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ करूंगा, इमेज भी इधर की तरफ हो जाएगी। तो और यदि आप यहां पे देख रहे हो माइनस साइन, तो यदि मैं ऑब्जेक्ट को इधर करूंगा तो इमेज अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल के अलॉन्ग जो है इमेज की पोजीशन ऑब्जेक्ट के मूव करने से बदलती है, बट y और z जो है मिरर के प्लेन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होने के बजाय ऑब्जेक्ट यदि ऊपर हुआ, इमेज भी ऊपर हो जाएगी, ऑब्जेक्ट इधर हुआ, इमेज भी इधर हो जाएगी। तो ये जो है इंफॉर्मेशन कहाँ काम आती है, हम आगे सवाल करेंगे जब वेलोसिटी से रिलेटेड, कि भाई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी दे रखी है और आपसे इमेज की वेलोसिटी पूछी है, तो उस समय जो है ये कोऑर्डिनेट्स जो है इमेज के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के दे रखे हो, तो वो आपके काम आएगा। अगली प्रॉपर्टी जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा, वो कैसी होती है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में इरेक्ट होती है और लैटरली इन्वर्टेड होती है। तो जब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं
तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पर उसे लेना चाहिए और हर पॉइंट की परपेंडिकुलर डाल के सेम डिस्टेंस दूसरी साइड में हम इमेज सोच सकते हैं। ये बी पॉइंट है, यहाँ बी डैश बन जाएगा और इसके बीच के सारे पॉइंट्स की इमेज इन सब पॉइंट्स में बन जाएगी और हम कह सकते हैं कि ए बी की साइज ए डैश बी डैश के बराबर होगी। तो एक तो साइज बराबर होती है, इरेक्ट होती है और लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब क्या है कि भाई आप हैंड इस तरह करोगे तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इस तरह की बनेगी। तो लेफ्ट जो है राइट हो जाता है, राइट जो है वो लेफ्ट हो जाता है। तो ये लेटरली इन्वर्टेड जो है एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो प्लेन मिरर के द्वारा फाउंड इमेज के केस में होती है। ये हमने देख लिया, सेम साइज की बनती है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज इज ऑफ द सेम साइज। मिरर का साइज पे जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी साइज डिपेंड नहीं करती है। अपन मिरर छोटा भी ले सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए और मिरर बड़ा भी ले सकते हैं। तो यदि छोटा मिरर है तो भी जो है इसकी इमेज जो है वो पूरी बनेगी, बट ये होता है कि जब मिरर छोटा होता है तो उसका इमेज का फुल व्यू हमें हर जगह से संभव नहीं है कि मिल पाए। इस पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू जो है वो हो सकता है ये रीजन हो जाए और इस पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू जो है वो ये रीजन हो जाए। तो कॉमन रीजन में आपके पास बहुत थोड़ा सा बचता है कि आपको मिरर के बहुत क्लोज होना पड़ेगा इमेज का पूरा व्यू ऑब्टेन करने के लिए। और मिरर बड़ा होगा तो जो है आप ये मान सकते हो कि काफी रीजन में इमेज का फुल व्यू हम ऑब्टेन कर पाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि मिरर जो है जैसा सामने होता है वैसा पूरी इमेजेस बना देता है और क्या ट्रीट कर सकते हैं उस इमेजेस को देखने के लिए हम मिरर को एक विंडो की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहां पर जो है जो कुछ सामने था वो कुछ पीछे इमेजेस के रूप में बना दिया, बट उसको देखने के लिए आप क्या ट्रीट कर सकते हो, ये वर्चुअल वर्ल्ड है और ये विंडो है। तो आपको यदि पंखा देखना है तो नीचे होना पड़ेगा, कुर्सी देखनी है तो ऊपर से देखना पड़ेगा। तो इमेज आपको देखने के लिए क्या ट्रीट कर सकते हैं, उस वर्चुअल वर्ल्ड का मिरर क्या है, विंडो है। तो ये काफी यूजफुल है इस तरह से सोचना कि यदि हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की एक मिरर जो फाइनाइट साइज का है उसके अंदर इमेज का कितना पोर्शन ऑब्जर्वर देख पाएगा। तो कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जो है इस पे बन जाते हैं। तो ये एक सवाल है जिसमें हमें एक रूम के सेंटर में एक आदमी खड़ा हुआ दिया हुआ है। तो ये एक रूम बना लेते हैं अपन और सेंटर में एक आदमी खड़ा हुआ है और सीलिंग की हाइट कैपिटल एच है और लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट प्लेन मिरर फिक्स ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ द मैन। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट मिरर कितना अपन फिक्स करें सो दैट ही इज एबल टू सी द फुल इमेज ऑफ द वॉल बिहाइंड हिम। इसके पीछे की जो वॉल है उसका उसे फुल व्यू मिल जाए। तो इस वॉल का मैंने ये इमेज बना दिया और ये मिडिल में आदमी है और इसका फुल व्यू इमेज का यदि वो चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके ये विंडो की तरह से ट्रीट करें। तो इसकी साइज कितनी होगी वो हम इस डिस्टेंस को, रूम का मिडिल है इसलिए यदि ये L है तो ये L/2 हो जाएगा और ये भी L है। तो सिमिलर ट्रायंगल से क्या कह सकते हैं कि ये यदि H है तो ये 3L/2 है। तो L/2 का थ्राइस ये है तो H का 1/3 ये हो जाएगा। तो इसे सिमिलर ट्रायंगल से हम मिरर की साइज जो शॉर्टेस्ट रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो आंसर H/3 आ जाए। दूसरा एक और सवाल करते हैं इसमें कि जिसमें पर्सन जो है मिरर के अंदर ओन इमेज देख रहा है, ही कैन सी ऑफ हिमसेल्फ। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है और ओन इमेज की बात कर रहे हैं अपन। तो यही ऑब्जेक्ट है और यही ऑब्जर्वर, आंख उसी में फिट हो रही है। तो आई का लेवल 1.5 मीटर दे रखा है और 0.3 मीटर हाइट पे
0.8 मीटर से 0.3 मीटर हाइट का मिरर है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज दैट ही कैन सी ऑफ हिमसेल्फ इन द मिरर। तो हमें बताना है कि उसकी ओन इमेज जो है इस मिरर में वो कितनी देख पाएगा। तो हमें जो है अगेन इसको विंडो की तरह ट्रीट करना चाहिए, और ये 1.5 मीटर है, तो मिरर का जो लोअर एंड है सिमिलर ट्रायंगल से यदि अपन सोचे तो ये 0.8 मीटर है, ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो इसको यदि हम इससे ज्वाइन करेंगे तो कितना है ये 0.75, तो मिरर की हाइट उससे थोड़ी ऊपर है, तो यहां से यदि इसको ज्वाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इससे ये डबल होगी, ये 0.05 है तो ये 0.1 हो जाएगी। उसके बाद हम इसको इससे ज्वाइन करते हैं तो जितनी ये है उससे डबल ये होगी। तो आप देख पा रहे हो कि उसके लेग से वो 0.1 मीटर ऊपर 0.6 मीटर अपनी हाइट का पोर्शन वो इमेज का देख पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.6 मीटर। ये 0.1 मैंने कैसे निकाला दोबारा आप देख लो, सिमिलर ट्रायंगल से कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो ये 0.05 है तो 0.1 हो जाएगा, ऐसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ये 0.3 है तो 0.6 हो जाएगा। तो इस तरह सिमिलर ट्रायंगल से हम इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। आंसर डी इसका 0.6 मीटर करेक्ट आंसर हो जाए। आगे हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज की। कि यदि मैंने कहा था XIM जो है -XOM होता है, इसको डिफरेंशिएट करें तो मिरर के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा हमें, x कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो यहां पर ये IM का मतलब मिरर के रिलेटिव इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट कैसा होता है, मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट के इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो इसका ये मतलब है कहने का कि यदि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर जाएगी। ये 2 मीटर पर सेकंड से यदि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो मिरर के रिलेटिव क्या होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। ये हम ध्यान रखना है। और क्योंकि ये मिरर के रिलेटिव है इसलिए कभी कभी सवाल क्या आता है, मिरर को इन्वॉल्व करते हुए भी बन जाते हैं कि यदि आपको मिरर की वेलोसिटी दे रखी है VXIM इज इक्वल टू -VXOM है, तो आप इसे VI माइनस VM माइनस ऑफ VO माइनस VM, x को मैंने ड्रॉप कर दिया रिज्यूम करते हुए कि भाई मोशन सारा x डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो ये बन जाएगा VI इक्वल टू 2VM माइनस VO। इस तरह का जो कंसिडरेशन होता है वो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा हो, न्यूटन लॉ के अंदर पुली मूव कर रही है तो वहां भी कुछ इसी तरह का आता है कि मूविंग पुली के केस में कंस्टेंट स्ट्रिंग का जो है जो अपन लगाते हैं। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, मिरर यदि मूव कर रहा हो तो इमेज की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी है और मिरर जो है 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप VO को 0 ले लो और VM को जो है कन्वेंशन सेट करके, सपोज इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो -1 ले लिया, तो VI क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस कन्वेंशन में -2 का क्या मतलब है, मिरर के इधर जाने से इमेज की वेलोसिटी -2 मतलब 2 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। तो ये जो चीज होती है कि भाई हम नॉर्मल के अलोक यदि मोशन हो रहा है तो इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसमें आप एक एग्जांपल और ले सकते हो कि भाई यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर मूव कर रहा है और आपसे पूछ लिया कि भाई फाइंड VI,
तो क्या करेंगे, तो हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव सेट करेंगे, वीओ की वैल्यू लिखेंगे, वीएम की वैल्यू लिखेंगे, और फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला में वैल्यू डाल देंगे। इस कन्वेंशन में -5 का क्या मतलब होगा, इस कन्वेंशन में -5 का मतलब होगा कि इमेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। और इसको चेक करना हो तो आप मिरर के रिलेटिव आप ओरली भी सोच सकते हो कि यदि मिरर इधर जा रहा है तो मिरर के रिलेटिव ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा कितनी वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकंड से, तो मिरर के रिलेटिव इमेज की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड इधर हो जाएगी। और 3 मीटर पर सेकंड जब मिरर के रिलेटिव है तो ग्राउंड के रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेक्टर सम करके, तो 3 + 2 5 मीटर पर सेकंड इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी। तो आप को यदि वेक्टर्स को ओरली हैंडल करना आता है तो वैसे भी कर सकते हो, बट अदरवाइज ये अप्रोच जो है वो तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें कि हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव रखते हुए सारी वेलोसिटीज को साइन के साथ डालते हैं और हमें जो चीज निकालनी है वो वैल्यू फिर इसी कन्वेंशन में हमें साइन के साथ मिल जाती है। तो ये वो बात है जिसमें हमने वेलोसिटी इमेज के निकाली, क्या मानते हुए, सारे मोशंस नॉर्मल के अलोंग है एक्स डायरेक्शन में। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो इमेज और ऑब्जेक्ट में मिरर के रिलेटिव सेम होते हैं। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी वाई और वी जेड डिफरेंशिएट करने पर। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप इसको वाई डायरेक्शन में वी आई माइनस वी एम और वी ओ माइनस वी एम करोगे तो वी एम कट जाएगा, और ये हमें बता रहा है कि इमेज की वेलोसिटी में मिरर का कोई रोल नहीं होता है यदि हम उसके मिरर के पैरेलल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यदि मैं कहूं कि भाई एक मिरर है और इस ऑब्जेक्ट की इधर इमेज बनी, तो यदि ऑब्जेक्ट इधर गया और मिरर इधर गया 1 मीटर पर सेकंड से और ऑब्जेक्ट मिरर इधर गया 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये तो वी एम वाई है, ये वी ओ वाई है। तो इमेज जो होगी कि जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वी आई वाई, वो किसके बराबर होगी, वी वाई ओ के बराबर होगी, और 1 मीटर पर सेकेंड ही बोलेंगे उसे, उसमें मिरर का कोई रोल नहीं होगा। तो यदि ऑब्जेक्ट या का मिरर के पैरेलल कोई भी मोशन होता है तो इमेज के अंदर वो इक्वल अमाउंट का आ जाता है। यदि मिरर में उस अपने प्लेन के पैरेलल कोई मोशन है तो वो इमेज में नहीं आता है। इसका कारण आपको साफ यहां से समझ में आ जाएगा, माइनस साइन जो है नहीं है। माइनस साइन कहां था, माइनस साइन था इसके अंदर, इसलिए मिरर का मोशन जो है इमेज की अंदर असर डालता है। बट यहां पर आप देख रहे हो माइनस साइन नहीं है, तो जब अपन इसको सबट्रैक्ट करके लिखते हैं ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी लेते हुए, क्या लिखेंगे, ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी लिखेंगे तो वी वाई आई माइनस वी वाई एम, और इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी वाई ओ माइनस वी वाई एम। तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो वी वाई इक्वल टू वी वाई, वी वाई इक्वल टू वी ओ। तो आप देख रहे हो कि इमेज की वेलोसिटी वाई और जेड डायरेक्शन में किसके बराबर होती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होती है। इसमें मिरर का कोई रोल नहीं होता है। चलो इस पे एक अगला लास्ट सवाल और कर लेते हैं, जिसमें हमें मिरर भी मूव करता हुआ दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकंड से, और ऑब्जेक्ट भी मूव करता हुआ दे रखा है 37 डिग्री एंगल पे। और हमसे क्या पूछिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछिए, √10x, मानते हुए x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस 5 को रिजॉल्व करेंगे नॉर्मल के अलोंग और मिरर के पैरेलल। तो ये हो जाएगा 5 sin 37,
और ये 5 cos 37, तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इमेज के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था, ये वाला कंपोनेंट तो एज इट इज 3 के बराबर ही रहेगा, और नॉर्मल कॉलम वाला कंपोनेंट के लिए हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के क्या लिख देंगे, वीएम लिख देंगे और वीओ लिख देंगे, और वीआई को एक्स डायरेक्शन के लिए फॉर एक्स कंपोनेंट 2vm माइनस वीओ। तो vm की वैल्यू 5, 2 इंटू 5/2 5 हो जाएगी, माइनस वीओ। तो वीओ जो है वो प्लस आएगा माइनस आएगा माइनस आएगा, तो माइनस माइनस 4 ये 9 हो जाएगा। तो इमेज के अंदर एक कंपोनेंट जो आएगा वो तो 9 हो गया और दूसरा कंपोनेंट 3 हो गया। तो इमेज की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 9 + 81 90। तो आंसर जो है उसका क्या हो जाएगा, x = 9 हो जाएगा। तो ये एक सवाल जो हुआ इमेज की वेलोसिटी पे हुआ, आपने देखा। आखिरी चीज करते हैं हम मेरा प्लेन मिरर पे, कि यदि 2 या 2 से ज्यादा इमेजेस बन रही हैं, ऐसा कब होता है, यदि 2 मिरर्स हमें दे रखे होते हैं ऑब्जेक्ट, उनके बीच में हो। जैसे मैं बात करूं कि भाई प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट उनके बीच में, तो इसमें क्या होगा, रेज एक पे गिरने के बाद दूसरे पे गिरेगी। तो ये तो पैरेलल मिरर वाला केस हुआ। तो प्लेन मिरर जो है 90 डिग्री पे भी हो सकता है या किसी और एंगल पे भी हो सकता है। तो इसमें भी क्या होगा कि एक मिरर पे गिरने के बाद रेज दूसरे मिरर पे गिर सकती है, एंगल पे भी हो सकते हैं मिरर्स। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है जिसमें कि रेज एक मिरर पे गिरने के बाद दूसरे मिरर पे गिरती हैं, तो मल्टीपल इमेजेस बन जाती है। मल्टीपल इमेजेस बनने की वजह ये होती है कि वो जो एक मिरर पे रेज गिरी थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाती है, दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का हमें सपोज ये रेज है और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मिरर पे गिर रही है। तो इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में ये इमेज जो है वो क्या करेगी, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होने की वजह से ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस पे तो डायरेक्ट रेज गिर ही सकती है M2 पे, और उससे एक इमेज इधर बनी रही होगी, बट उसके अलावा इस M2 में क्या होगा, इन रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट I1 भी एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जितनी दूरी पे ये I1 है उतनी दूरी पे पीछे हम M2 में इमेज I1 की फॉर्म होगी, ऐसा मान सकते हैं। तो ये इवेंचुअली जो है रेज सिस्टम से जब बाहर आएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो M1 पे और फिर उसके बाद M2 पे रिफ्लेक्शन की वजह से बन रही है। तो वैसे ही जो है आप कह सकते हो कि एक इमेज यहाँ बनेगी M2 में I2, और I2 की वापस M1 में इमेज बनेगी जो कि इससे कोइंसाइड हो जाएगी। तो 2 मिरर्स के द्वारा जो है इस केस में 90 डिग्री का एंगल है, तो कितनी इमेजेस बनेगी, 4 नहीं बनेगी, 3 बनेगी, और ये 3 इमेजेस विल फॉर्म व्हेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर। मिरर्स आर परपेंडिकुलर। अब आप इस लॉजिक को लगा के आप 2 पैरेलल मिरर्स का केस बड़ा आसानी से विजुअलाइज कर सकते हो कि उसमें क्या होगा, रेज बार बार रिफ्लेक्ट होती रहेगी, तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी 2 पैरेलल मिरर्स के केस। तो ये वो सवाल है
कि एक आदमी दो पैरेलल मिरर्स के बीच में खड़ा हुआ है और आपको पूछा है सेकंड नियरेस्ट इमेज सीन इन द राइट मिरर। तो ये वो राइट मिरर है, ये लेफ्ट मिरर है। तो इसमें जो मल्टीपल इमेजेस बनेगी उसमें सेकंड नियरेस्ट इमेज की दूरी कितनी होगी। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भाई ये L2 है, ये L1 है सपोज, तो इसमें जो इमेज बनेगी वो 1 मीटर दूर बनेगी और इसमें जो इमेज बनेगी फर्स्ट वो 2 मीटर दूर बनेगी। अब इसमें फाउंड इमेज की दूरी जो है 5 मीटर हो गई, तो यहां से 5 मीटर दूर इस इमेज की, इस मिरर में इमेज बनेगी, उसकी इस पर्सन से दूरी क्या हो जाएगी। The second nearest image seen in the right mirror is situated at a distance from the person। तो पर्सन से कितनी दूरी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी, तो 6 मीटर फ्रॉम द पर्सन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका आंसर जो है 6 कैसे आया। टू प्लेन मिरर्स के केस में हमने 90 डिग्री पे देखा कैसे इमेजेस बनती हैं, और ये भी देखा पैरेलल मिरर्स में इनफाइनाइट इमेजेस कैसे बनती हैं। यदि मिरर्स के बीच में कोई और एंगल हो, 60 डिग्री हो, तो क्या तरीका होता है इसके लिए, मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं कि हाउ वी कैन ट्रेस इमेजेस और फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। तो 90 डिग्री वाले पहले केस लेते हैं अपन। और ये समझे कि जो दोनों मिरर्स में M1 M2 में जो इमेजेस बनी थी, 3 इमेजेस बनी थी, हमने देखा था। तो M1 में बनी हुई इमेज I1 ऑब्जेक्ट की तरह उसने काम किया था, और उनके M2 पे गिरने से M2 में एक इमेज बनी थी। अब ये रेज जो M2 से रिफ्लेक्ट होंगी वो आप देखो M1 पे वापस अगेन फॉल नहीं करेंगी, और यही वजह है कि इस इमेज की जो M2 में बन रही है वापस M1 में इमेज नहीं बनेगी। तो ये जो रीजन होता है दोनों मिरर्स के पीछे का रीजन, ये वाला रीजन M1 का भी हम इसे बैक साइड बोल सकते हैं, और इस रीजन को M2 की भी बैक साइड बोल सकते हैं। तो इस रीजन में जब इमेज बनती है किसी भी एक मिरर के द्वारा जो दूसरे के बैक में हो, जैसे कि इस केस में M2 में इमेज बनी वो M1 के बैक में है, तो ये रेज जो है रिफ्लेक्ट होने वाली M2 से M1 पे फॉल नहीं करेंगी। तो एक मिरर में बनने वाली इमेज का दूसरे मिरर के पीछे होना कंडीशन हो जाती है जब फर्दर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि फर्दर अब हमें इमेज का फॉर्मेशन स्टॉप कर देना चाहिए। तो जैसे 1 से 2, 2 से 1 में अपन ने 2 बार इमेज बना दी फिर स्टॉप हो गए, ऐसे ही पहले 2 में लेकर और फिर 2 M1 के सामने है तो 2 की फिर M1 में इमेज बनेगी, अगेन वो कोइंसाइड हो जाएगी I21। फिर वो जो M1 में इमेज बनी है I21 वो M2 के पीछे है, इसलिए उसके अगेन इमेज नहीं बनेगी। ये क्राइटेरिया होता है किसी भी एंगल पे 2 इमेजेस, 2 मिरर्स जब हमें दे रखे हो और ऑब्जेक्ट उनके इन बिटवीन हो, तो हम रिपीटेडली जब इमेज ट्रेस करेंगे तो स्टॉप कब होना है। पैरेलल मिरर्स में नेचुरली क्या होता है, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस इनफाइनाइट टाइम्स हो सकता है यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो है कम करते जाएं। तो यहां पर एक बात और ये सोचने की है कि आप ऑब्जेक्ट की मिरर से इंटरसेक्शन पॉइंट से दूरी देखो तो वही दूरी इमेजेस की भी आएंगी। कैसे कि इस ऑब्जेक्ट का I1 के साथ ये एक क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगा। तो जैसे ये दूरी इक्वल है वैसे ये दूरी भी इक्वल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि O और I1 की दूरी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर से इक्वल होगी। ऐसी हम बात O की I2 से बोल सकते हैं कि क्या बनेगा, ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे। तो ये दूरी क्योंकि इक्वल है डिस्टेंस की तो ये दूरी भी इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये I1 I2 O एज वेल एज I1 I2 ये सब जो है इंटरसेक्शन पॉइंट से बराबर दूरी पे होंगे। और इससे एक प्रॉपर्टी अराइज होती है कि सारी इमेजेस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होती है, एक सर्किल पे लाई करती है।
तो हम जो है ये इसको ध्यान में रख सकते हैं कि ये क्या करेगा, एक सर्कल बनाएगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर होगी। तो ऑब्जेक्ट भी लाई करेगा और सारी इमेजेस भी उस सर्कल पर लाई करेगी जिसका सेंटर होगा मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑब्जेक्ट से उसकी दूरी होगी सर्कल की रेडियस। अब हम ट्राई करते हैं कोई और एंगल लेकर, जैसे 60 डिग्री एंगल लेकर। बाय द वे मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि इफ थीटा डिवाइड्स 180 डिग्री कंप्लीटली, पूरा पूरा भाग चले जाता है यदि, देन नंबर ऑफ इमेजेस इज 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा भी किस में नापना है, डिग्री में नापना है, -1। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि अपन थीटा को जैसे 90 डिग्री लें, 180 डिग्री में 90 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो n क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 90 -1, 4 -1 3 हो जाएगा। तो ये जो है एक फॉर्मूला है जिसका नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, दैट थीटा should be completely divisible when you divide 180 by theta, we should get an integer। अब हम जो है जो दो पॉइंट्स मैंने बताया कि एक तो सर्कल पे लाई करते हैं और दूसरा मिरर के पीछे जब फॉर्मेशन हो जाता है, एक मिरर के पीछे दूसरे मिरर के द्वारा बनी हुई इमेज का, तो फर्दर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो उसका एक एग्जांपल अपन 60 डिग्री के साथ लेके देखें। थीटा इक्वल टू 60 180 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्मूले से आती है 360 अपॉन थीटा -1, तो n इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो उसका सिचुएशन लेते हैं, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री टू ट्रेस इमेजेस formed। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर्स। तो मिरर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री लेते हुए हमें क्या निकालना है, इमेजेस कितनी बनेंगी और उनके लोकेशन क्या होंगी। अब हमारे पास रफ स्केच से ही कोशिश करते हैं काम चलाने की। बाइसेक्टर पे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, थोड़ी सिमेट्री रहेगी तो काम थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये M1 M2 दो मिरर्स हो गए मान लिया, और इनको एक्सटेंड करके हम कौन सा रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो दोनों के बीच बैक का कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन back of M1 as well as M2। तो इस रीजन में जब इमेज बन जाएगी तो फर्दर इमेज नहीं बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने बाइसेक्टर पे ले लिया, ये हमारे दो मिरर्स हैं। एक रेफरेंस लाइन 90 डिग्री पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये क्लियर है कि सर्कल पे लाई करेंगी ऑब्जेक्ट और उसकी सारी इमेजेस, और सर्कल पे लाई करेंगे परपेंडिकुलर डाल के सेम डिस्टेंस पीछे होंगी, तो क्या होगा, 30 डिग्री इधर ऑब्जेक्ट है तो 30 डिग्री इधर ही इमेज बन जाएगी M2 में I2। यही बात अपन M1 के लिए बोल सकते हैं कि 30 डिग्री इधर इमेज है, परपेंडिकुलर डाल के अपन जब जाएंगे दूसरी साइड M1 में फाउंड इमेज के लिए, तो क्या हो जाएगा, M1 में I1 बनेगी जो कि 30 डिग्री इधर होगी। तो कह सकते हैं कि ये जो 30 डिग्री सर्कल पे आप इधर जाओ M1 में फाउंड इमेज निकालने के लिए ऑब्जेक्ट देख रहे हो, तो 30 डिग्री इधर जाने पे I1 हमें मिल जाएगी। अब ये I1 जो है, जो M1 में बन रही है M2 के लिए, उसके फ्रंट में होने की वजह से ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस सर्कल पे अगेन हमें सोचना चाहिए कि इसकी पोजीशन कितने एंगल पर है, तो ये 90 डिग्री एंगल हो रहा है।
I1 की M2 से सर्कल पे जाए हैं तो कितनी डिग्री इधर जा रहा है, 90 डिग्री इधर जा रहा है। तो 90 डिग्री ही जो है इससे इधर जाएंगे M2 से, तो हमें I1 की इमेज M2 में मिल जाएगी। बट 90 डिग्री जाने का मतलब हो गया, इस मिरर से 90 डिग्री का मतलब यहां से 120 डिग्री। तो इस I1 की इस M2 में इमेज जो है ये I12 कहलाएगी। ऐसे ही हम I2 की बोल सकते हैं, M1 में बनेगी I21। तो आप देख रहे हो 4 इमेजेस इस तरह से बन गई है। बट ये दोनों इमेजेस जो है I12, जैसे हम कह सकते हैं 2 में बनी हुई इमेज M1 के सामने है, अभी इस रीजन में नहीं बनी है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल जो है I12 का 2 में फाउंड इमेज का M1 से कितना एंगल है। M1 से इसका एंगल जो है 120 डिग्री है, तो आप 120 डिग्री ही इसके इधर जाओगे, M2 का एंगल M1 के साथ, O के साथ 120 था, M1 के साथ कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 150 डिग्री है, 180 से 30 डिग्री लेस है। तो इस I12 की जो M1 में इमेज बनेगी, यहां से हम 150 डिग्री जाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये 180 है, 30 माइनस करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा I121 का। यही बात अपन किसके लिए पाएंगे, I21 के लिए पाएंगे। जो 1 में फाउंड इमेज है उसका M2 से एंगल कितना हो जाएगा, ये अगेन आप देखो तो 90 है और 60 है, 150 डिग्री हो जाएगा। तो इससे 150 डिग्री जब इधर जाएंगे तो यही पॉइंट अपना को I212 दे देगा। तो जैसे 90 डिग्री पे जब दो एंगल्स थे तो जो इमेज थी 2 रिफ्लेक्शन के बाद जो बन रही थी वो कोइंसाइड हो रही थी, वैसे ही यहाँ पे 3 रिफ्लेक्शन के बाद जो बनने वाली इमेजेस है वो कोइंसाइड हो जाएंगी। और हम काउंट कर रहे हैं यदि, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बन रही है, 1 2 3 4 5, तो n = 5 जो है नंबर ऑफ इमेजेस हम देख सकते हैं इस केस में बनेंगी। तो ये जो चीज होती है कि भाई मिरर्स के बीच में जब कोई एंगल हमें दिया हुआ हो तो कुछ केस होते हैं जो हम डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं, और यदि आप इस सर्कल की प्रॉपर्टी को यूज करो तो सफिशिएंट टाइम होने पर आप किसी भी केस को एनालाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली एग्जाम में जो है इतना समय नहीं मिलता है, सो इट्स अनलाइकली दैट यू विल बी आस्क्ड टू ट्रेस ऑल इमेजेस इन द एग्जाम। बट आई हैव टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट दैट इज इन्वॉल्व। इमेजेस कब तक बनती है, जब तक वो इस रीजन में न पहुंच जाए सर्कल पे, आप इसको सारी इमेजेस को मान सकते हो। तो इस तरह आपने देखा कि प्लेन मिरर की जो मेन प्रॉपर्टीज है उससे हम सवाल जो IIT JEE में आ सकते हैं वो किस तरह कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।